नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात भोजपुर की, जहां के आयर थाना भवन के पास शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने बिना परमिशन जुलूस निकालकर भगवान भास्कर की प्रतिमा का विसर्जन करने से पूजा कमेटी के सदस्यों को रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से आयर थाना भवन के पास का इलाका देखते ही देखते जंग के मैदान में तब्दील हो गया, जहां काफी देर तक पुलिस और छठ पूजा कमेटी के सदस्यों के बीच झड़प और मारपीट होती रही। इस दौरान भगदड़ भी मची। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को 4 से 5 राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें पूजा कमेटी के 4 लोग जख्मी हो गए। वहीं पुलिस ने पूजा कमेटी के 2 सदस्यों को इस दौरान गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आयर गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने देर शाम आयर थाने का घेराव कर दिया। इस पूरी घटना के बाद से ही आयर गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस हर कदम फूंक कर रख रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आयर थाने की पुलिस ने चुप्पी साध रखी है और कुछ भी बोलने से इनकार किया है। सूर्यदेव का विसर्जन करने जा रहे थे, गांव में हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ। जब हम लोग पोखरा पे जा रहे थे तो बगल में थाना है, हम लोग को घेर के मारा एकदम, यहाँ तक कि गोलीबारी भी किया। सब लोगों को दौड़ा कर पीटा, यहाँ तक वो गोलीबारी भी किया। हम लोग का कुछ नहीं इसमें ये है, एकदम शांति से हम लोग विसर्जन करने जा रहे थे। गोली भी चलाया है, सूर्य भगवान का पूरा मंदिर मूर्ति है नाली के पानी में मचवा दिया, वहीं पे गिरा दिया है। तल प्रभारी मूर्ति गोली चला दिया। और देखिए भोजपुर की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सूर्य प्रतिमा विसर्जन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच मारपीट हो गई और पूजा समिति के इस दौरान 2 लोग गिरफ्तार किए गए। और हमारे भोजपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, इस वक्त किस तरीके की स्थिति गांव में देखने को मिल रही है? देखिए अभी भी गांव में पूरा तनाव व्याप्त है। अभी जो 2 लोग हिरासत में लिए गए थे, पुलिस ने जिनको पकड़ा था उनको भी छोड़ा गया नहीं है, क्योंकि देर रात ग्रामीणों ने आयर थाने का घेराव भी किया था, लेकिन अभी तक दोनों लोगों को छोड़ा नहीं गया है। अभी जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण है, लोग काफी गुस्से में है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मूर्ति विसर्जन किया जा रहा, जुलूस की परमिशन नहीं ली गई थी और जुलूस कर डीजे तेज बजाकर जुलूस ले जाया जा रहा था, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई है और उसके बाद झड़प हुई थी। फिलहाल जो है मौके पर तनाव है। पुलिस के वरीय अधिकारी भी पहुंचे थे रात में, उन्होंने भी तनाव काटने की काफी कोशिश की है, लेकिन अभी भी तनाव वहाँ व्याप्त है। हिमांशु, पुलिस की अब अगली कार्रवाई क्या होगी? क्या और भी कुछ लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं? साफ तौर पर आयर थाने के जो थानाध्यक्ष है उनका कहना है कि उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई, तो कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कहीं से भी जायज नहीं है, क्योंकि पुलिस ने लीगली उनको मना किया था कि परमिशन नहीं ली गई है जुलूस की, जुलूस न ले जाएं और डीजे न बजाएं, मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से करे। लेकिन झड़प जो हुई उसके बाद पुलिस है वो कानूनी कार्रवाई की कोशिश में लगी हुई है, 2 लोग हिरासत में लिया है, कानूनी कार्रवाई होगी। और ग्रामीण जो है वो कह रहे हैं कि ये साफ तौर पर छठ पूजा का कार्यक्रम था, इसलिए पुलिस की गलती थी, पुलिस ने उन्हें रोका है, उन्हें शांतिपूर्ण जाने देना चाहिए था। तो दोनों ओर से जो है वो स्थिति थोड़ी खराब है अभी। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां चुनावी रंजिश में गोली चली है और इस दौरान 2 लोग जख्मी भी हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पूरा मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उत्तरी मधुबनी पंचायत में गोली चली है। निवर्तमान मुखिया के समर्थकों पर ये गोली चलाई गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संग्रामपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां उत्तरी मधुबनी पंचायत में गोली चली है और निवर्तमान मुखिया के समर्थकों पर गोली चलाई गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाए, गाड़ी बंद रख।
और देखिए इस गोलीबारी के दौरान 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक की हालत फिलहाल गंभीर है। राम कुमार झा, मेरे पड़ोसी हैं राम कुमार झा और कौशल किशोर झा। दोनों में पूर्व में जमीनी विवाद का झंझट चलता आ रहा है, जो पूर्व में मामला कोर्ट में है। तो उस बीच में उनको हत्या करने के लिए अपराधी को बुलाया गया था। 25-30 की संख्या में अपराधी था और एक है सुदर्शन झा, कौशल झा का लड़का, जो सीआरपीएफ में है, और दूसरा रघुनाथ झा। तो सीआरपीएफ में जो रघुनाथ है वो पिस्तौल से गोली चलाने का दो राउंड गोली चलाया, जिसके दौरान उसका मैगजीन गिर गया और मेरे भाई को पगहरिया से रघुनाथ झा और सुदर्शन। और अगली खबर समस्तीपुर से, जहां के दल सिंह सराय में पेड़ काटने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष की ओर से 2 राउंड फायरिंग भी की गई, वहीं बीच बचाव करने आए लोगों पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मारपीट में भी 5 लोग जख्मी हैं, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से भी जख्मी हैं। मौके से कौशल झा के समर्थकों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल भी बरामद किया है। साथ ही इस पूरे मामले में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि राम कुमार झा और कौशल किशोर झा के बीच मारपीट हो रही थी। बीच बचाव करने वालों पर भी हमला किया गया। घायल लोगों का फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज जारी है। सबके गाड़ी का नंबर नोट कर। गाड़ी को स्टैंड कर। सर वहाँ पड़ोसी हैं राम कुमार झा, मेरे पड़ोसी हैं राम कुमार झा और कौशल किशोर झा। दोनों में पूर्व में जमीनी विवाद का झंझट चलता आ रहा है, जो पूर्व में मामला कोर्ट में है। तो उस बीच में उनको हत्या करने के लिए अपराधी को बुलाया गया था। 25-30 की संख्या में अपराधी था और एक है सुदर्शन झा, कौशल झा का लड़का, जो सीआरपीएफ में है, और दूसरा रघुनाथ झा। तो सीआरपीएफ में जो रघुनाथ है वो पिस्तौल से गोली चलाने का दो राउंड गोली चलाया, जिसके दौरान उसका मैगजीन गिर गया और मेरे भाई को पगहरिया से रघुनाथ झा और सुदर्शन झा के द्वारा घायल किया गया। जो बचाने के लिए ये लोग घटनास्थल पर पहुंचे। जब हम लोग हल्ला सुने। और मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हिरासत में 3 नाइजीरियन नागरिक लिए गए हैं। भारत नेपाल की सीमा से एसएसपी जवानों ने इन 3 नाइजीरियन नागरिक को पकड़ा है। अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने का इन पर आरोप लगा है। एसएसबी और जयनगर पुलिस फिलहाल इन तीनों नागरिकों से पूछताछ कर रही है। 48वीं बटालियन के जवानों ने इन्हें पकड़ा है। तो मधुबनी से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 नाइजीरियन नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा है। अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने का इन पर आरोप लगा है और फिलहाल पुलिस इन तीनों से पूछताछ में जुट गई है। और मुंगेर के तेघड़ा गांव में भक्ति जागरण के दौरान नर्तकियों ने जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य ने भी डांसर्स के साथ ठुमके लगाए। डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धार्मिक आयोजन में भजन कीर्तन की जगह किसी से डांसर्स फूहड़ डांस कर रही हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के शिक्षकों के लिए, जहां 3.5 लाख शिक्षकों का 15% वेतन वृद्धि का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। नए साल पर ये बढ़ी हुई सैलरी शिक्षकों को मिल सकती है। शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं जनवरी की 1 तारीख से बढ़ा हुआ वेतन भी मिलेगा। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश इसे लेकर जारी कर दिया है। सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और नियोजित शिक्षकों का वेतन 3000 से 4200 तक बढ़ेगा। नियोजित शिक्षकों का अधिकतम वेतन 39,000 के पार पहुंचेगा। तो ये एक बड़ी खबर और सुखद खबर बिहार के शिक्षकों के मद्देनजर।
शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश 4 दिनों बाद महासमीक्षा करने वाले हैं, लिहाजा 16 तारीख से पहले पुलिस पूरे एक्शन मोड में है, क्योंकि सीएम नीतीश ने साफ कह दिया है कि वो इस बार किसी को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इन सब के बीच समस्तीपुर में जहरीली शराब से एक और मौत हो गई है। इस चीख और चित्कार के पीछे कुछ और नहीं बल्कि जहरीली शराब है। समस्तीपुर में पिछले 5 दिनों में शराब से ये 8वीं मौत है। ताजा मामला सराय रंजन का है, जहां जहरीली शराब से एक युवक ने दम तोड़ दिया। मरने वाले युवक चंदन के पिता की माने तो छठ से पहले 3 दोस्तों ने छक के शराब पी थी। जहरीली शराब पी कर मर गया। एक लड़का कहा चलिए हम पिलाते हैं, और छठ पर्व का पंडाल बना रहा था हमारे लड़का चंदन कुमार। 2-3 लड़का गया, एगो पंकज कुमार है, एगो हमारा चंदन है, एगो गंगाराम है, दिनेश महतो का लड़का। बेतिया, गोपालगंज, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब ने पिछले 15 दिनों में करीब 50 लोगों की जान ले ली है। बावजूद इसके अवैध शराब बनाने और बेचने का धंधा बदस्तूर जारी है। यकीन नहीं है तो पटना से सटे वैशाली के पूरा मुसहरी इलाके की इस तस्वीर को देखिए, जहां शराब के धंधे में बच्चों को भी धकेला गया है। लेकिन जब न्यूज 18 पर खबर चली तो प्रशासन में खलबली मच गई। लाव लश्कर के साथ पुलिस उस गांव पहुंची जहां शराब के अवैध ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जमीन के अंदर गड़े गैलन्स को खोदकर बाहर निकाला गया और सभी भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने यहां से तकरीबन 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया। शराब कांड और सीएम नीतीश की सख्ती के बाद पुलिस की नींद टूटी है। औरंगाबाद में 50 लाख की शराब की खेप पकड़ी गई। ट्रक पर लादकर शराब के 400 कार्टन झारखंड से पटना ले जाया जा रहा था। शहर शहर शराब और शराबी पकड़े जा रहे हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर 4 जिलों में कथित शराब सेवन के उपरांत मृत्यु के जो मामले आए थे उसमें पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जब से ये मामले प्रकाश में आए तब से विशेष वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत मैं आपको बता दूं कि चारों जिलों में कुल 1313 छापामारियाँ की गई हैं और उसमें 487 यानी लगभग 500 से कुछ कम कांड भी दर्ज किए गए हैं। जाहिर तौर पर शराब कांड के बाद और सीएम की महासमीक्षा से पहले पुलिस मुस्तैद है, लेकिन पुलिस अगर इतनी मुस्तैदी पहले दिखाती तो तकरीबन 50 परिवारों का संसार नहीं उजड़ता। समस्तीपुर से मुकेश कुमार, पटना से संजय और अमित कुमार की रिपोर्ट। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। सीएम की बैठक से पहले डीजीपी ने भी सभी जिलों के साथ मीटिंग की। डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों के एसपी से शराब बरामदगी को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कई जिलों के एसपी को फटकार भी लगाई गई। बीते 10 महीने की अगर बात करें तो बिहार में 10 महीने में 38 लाख लीटर शराब बरामद की गई है। वहीं 62,140 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 49,900 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 12,200 वाहन जब्त किए गए हैं। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से हो रही लगातार मौत पर सरकार बेहद गंभीर है। सीएम नीतीश कुमार 16 नवंबर को शराबबंदी कानून की समीक्षा करने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को और भी सख्त करने की तैयारी है। और सलमान खुर्शीद की किताब से निकला विवाद अब जिन्ना तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के प्रति जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का प्रेम छलका है। खालिद अनवर ने यहां तक कह दिया है कि देश के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं बल्कि नेहरू जिम्मेदार थे। जिन्ना को लेकर जेडीयू एमएलसी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। कौन नहीं जानता है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना
एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर बने, इसके चक्कर में देश का विभाजन करवाया। मैंने उनको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह कहा है। कायदे आजम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा लीडर। जिस वक्त देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त जिन्नाह की बहुत बड़ी अहमियत थी और बहुत आगे थे वो लड़ाई में। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए, हम भारत वालों के लिए, कि देश बटा और मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। और देखिए, इधर खालिद अनवर के जिन्ना प्रेम पर सियासत में भूचाल आना लाजमी था, लिहाजा बीजेपी ने जिन्ना प्रेमियों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी भी अपने अपने हिसाब से तर्क दे रही है। देखिए, मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग सिर्फ महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, और जिन लोगों की मानसिकता पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे, वो जिन्ना की पूजा करने पाकिस्तान चले गए। हिंदुस्तान में रहने वाले गांधीवादी हैं और भारत माता की पूजा करते हैं, और जो लोग आज भी हिंदुस्तान में रह गए और जिन्ना की पूजा कर रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हिंदुस्तान में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। कभी जिन्ना का नाम लेते हैं, कभी सरदार पटेल का नाम लेते हैं, और हद तो यह है कि ये लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को कम करके आंकते हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी है जो बीजेपी का है। जेडीयू के नेता भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। जेडीयू बीजेपी जिन्ना और पाकिस्तान पर राजनीति कर रही है। बेरोजगारी दूर करने की बात, महंगाई दूर करने की बात कब करेंगे? सत्ता में बैठ करके ऐसे ही मुद्दों पर ये राजनीति की रोटी सेकते हैं। इससे ज्यादा ये जनता के हित की बात नहीं सोच सकते हैं। लोग जहरीली शराब से बिहार में मर रहे हैं, महंगाई 7वें आसमान पर है, बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान है। इस पर कब बात करेंगे? और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बालू खनन को लेकर एनजीटी के आदेश में संशोधन कर दिया है, जिसके बाद बिहार के 8 जिलों में बालू खनन पर लगी रोक को हटा दिया गया है और अब नए सिरे से सभी 8 जिलों में बालू की बंदोबस्ती की जाएगी। बालू खनन की मंजूरी मिलने के बाद बेरोजगारी की मार झेल रहे मजदूरों ने राहत की सांस ली है। बालू मजदूरों से बातचीत की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। अभी हम सोन नदी के पास ही मौजूद हैं, वहाँ कुछ मजदूरों के साथ खड़े हैं। उनसे बात करेंगे कि अब बालू खनन शुरू होने के बाद उनको रोज़गार मिल पाएगा या नहीं, या इन दिनों वो कैसे बेरोज़गारी का सामना कर रहे थे और कैसे अपनी आजीविका चला रहे थे। अब मज़दूरों में क्या खुशी का आलम है या क्या है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर बालू चालू होने के बाद अब फ़ायदा हो जाएगा ना आप लोगों को? कमाने के लिए तो हो जाएगा, मतलब कि दाल रोटी तो बंद था। इतना दिन क्या कर रहे थे? बंद था? बंद था, तब जो पैसा था बचा हुआ उसी मतलब के खा रहा था आदमी। और क्या आप कैसे काम कर पा रहे थे? क्या हम लोग तो यही रोजा रोटी में, बालू रोटी में काम कर रहता है हमने के नाव में रहता। अभी तो बंद था, तब तो बहुत दिक्कत हुआ होगा। हाँ, दिक्कत तो है रही है। अब जब चालू हो रहा है तो अब कैसे आप ठीक हो जाएगा? ना, तो बंद है तो अब तो हम लोग कमाता है, खाता है बालू से। अब चालू हो जाएगा? अब चालू हो जाएगा तो ठीक है, तो बढ़िया का बात है। एक और मजदूर हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगे। चालू हो जाएगा बालू तब क्या? बहुत खुशी होगा सर, बहुत खुशी होगा गरीबों के लिए। हम लोग बहुत कितने दिन से मर रहे हैं, 1 साल हो गया लमसम, मतलब कि गरीबी से लड़ते हुए। कितने कर्ज हो गया हम लोग के ऊपर, कोई ठिकाना नहीं है। अब चालू हो रहा है, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग गरीब अब जिएंगे बढ़िया से। तो बालू खनन बंद होने के बाद बालू मजदूर पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए। कई मजदूरों के ऊपर कर्ज भी चढ़ गया, जैसा कि यहाँ के मजदूर भी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, निर्देश के बाद अब जल्द ही भोजपुर के भी जो सोन नदी घाट है वहाँ से बालू का खनन शुरू हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कोइलवर के सोन नदी से मैं हिमांशु प्रवीण। और अब बात शेखपुरा की, जहां बेमौसम बरसात ने धान की फसल को बर्बाद कर दिया है, जबकि धान अधिप्राप्ति शुरू करने के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की गई है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर धान बिक भी जाता है तो नमी की वजह से काफी कम कीमत मिलेगी। किसानों से बातचीत की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। अभी धान बड़े पैमाने पर अभी भी खेत में लगे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो खेत में धान है उसमें पानी भरा पड़ा है, जिसके कारण वो नमी है, धान में जो नमी है उसकी कटाई नहीं हो रही है। किसान
पूंजी भी लगा दी है, लेकिन उसका पूंजी वापसी जो होना है वो संभव नहीं दिख रहा है और बर्बाद हो रहे हैं। पूरा फसल जो है वो बर्बाद हो रहा है। अभी कुछ किसान हैं, महिला किसान भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या क्या परेशानी आपकी हो रही है। बताइए तो, कितना एरिया में धान लगा हुआ है? धान तो बहुत लगा है, मतलब पानी से कुछ मैंने काटने के लिए मैंने बिगाड़ हो रहा है धान के लिए। मतलब कर्जा ऋण लेकर के मतलब खेती उठाई है, मैंने कोई मैंने नहीं मैंने ले नहीं पा रहा है, इसलिए कटाई नहीं हो रहा है। नहीं कटाई नहीं हो रहा है, मतलब धान मैंने हो करके मतलब पानी से बिगाड़ हो रहा है, काटने के दुख। तो पूंजी वापसी संभव नहीं है? नहीं, पूंजी तो लग गया है, अब घूरेगा नहीं घूरेगा तो पानी जलम रहा है, तब कैसे घूरेगा पूंजी? निश्चित रूप से इनका आर्थिक संकट का भी सामना इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम बेमौसम जो बारिश हुई, अब बारिश के कारण खेतों में पानी भरा है और फसल बर्बाद हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार ने जो तिथि तय किया है धान अधिप्राप्ति को लेकर, किसान नहीं बेच पाएंगे क्योंकि धान में काफ़ी नमी है, इनको कीमत नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार को निश्चित रूप से इन किसानों के प्रति भी सहानुभूति रखनी पड़ेगी और तिथि को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इनकी धान की खरीदारी सही समय पर इनको हो सके और राशि भी जो लागत लगा है वो वापसी हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। और अब बात बिहार के मखाना की, जो अब मालामाल कर देगा। बिहार का मखाना जीआई टैग की ओर एक कदम और आगे बढ़ गया है। जल्द ही जीआई टैग से लैस बिहार का मखाना बिहार से दूर बिहार की खुशबू फैलाएगा। कैसे, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार की पहचान और बिहार की शान, टेढ़ा चिपटा मखमली मखाना लोकल से ग्लोबल होने जा रहा है। जी हां, बिहार की खुशबू और बिहार के स्वाद से भरपूर वही अपना मखाना 7 समंदर पार भी बिहार की सुगंध फैलाने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के सलाहकार समूह ने बिहार के मखाना को जीआई टैग दिलाने से जुड़ी सारी अड़चनें सुलझा ली हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब ये सूखा मेवा दुनिया के कोने कोने में स्वाद और सेहत के साथ साथ बिहार की मिट्टी की सौंधी खुशबू भी बिखेरेगा। क्योंकि इससे बिहार के 8 जिलों, जिसमें 2 जिला मिथिला का, 6 जिला कोसी का, 8 जिलों में मखाना का और बेहतर प्रोडक्शन हो सकता है। मखाना को एक बेहतर नाम सारी दुनिया में मिल सकता है। दुनिया भर में मखाना की 85% से भी ज्यादा पैदावार बिहार के ताल तलैयों में होती है। यहीं से प्रोसेसिंग कर उसे देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में भेजा जाता है। लेकिन जब बिहार के मखाना को जीआई टैग मिल जाएगा तो दुनिया में कोई कहीं भी मखाना की मार्केटिंग कर ले, उसे बिहार का मखाना ही कहना होगा। इससे बिहार के किसानों को तो नया मार्केट मिल ही जाएगा, मखाना उपजाने वाले किसानों की आमदनी बढ़ने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। पर मखाना का एक प्रोडक्शन बेस इतना बड़ा है बिहार में कि इसको एरिया एक्सपेंशन अगर ढंग से किया जाए तो बिहार के लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है और लगभग 25,000 करोड़ बाहर से पैसा राज्य के इकोनॉमी में आ सकता है। जल्द ही वो दिन आने वाला है जब जीआई टैग से लैस बिहार का स्वादिष्ट मखाना बिहार से दूर बिहार की खुशबू तो फैलाएगा ही, मखाने की खेती में पसीना बहाने वाले किसानों को मालामाल भी करेगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।